हेलो एवरीवन, स्पेशल एजुकेशन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे DSSB में जो पोस्ट कोड 93/20 में जो TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर का जो एग्जाम हुआ था, उसमें जो सेकंड पार्ट है यानी कि स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, उनको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज which stage of psychosocial development is between 3 to 6 years of age that is characterized by the crisis of initiative versus guilt। देखिए, साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी की बात की गई है। ये थ्योरी जो है एरिक्सन ने प्रपोज करी थी, एरिक्सन ने इस थ्योरी को दिया था। और इस थ्योरी में एक क्राइसिस की स्टेज थी जो कि थी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, और ये थर्ड स्टेज थी जिसका टाइम पीरियड होता है 3 से 6 साल। सो इसका आंसर होगा थर्ड स्टेज। Next question is, in which type of curriculum learning is spread over time rather than being concentrated in shorter period। देखिए, इनमें से किस करिकुलम में जो लर्निंग होती है वो टाइम के साथ फैलती रहती है, फिर वो टाइम के साथ जो है वो ज्यादा होती रहती है, वो होता है स्पाइरल करिकुलम। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज, बालक की अभिवृद्धि जैविक नियमों के अनुसार होती है, यह किसका कथन है। देखिए, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। बालक की अभिवृद्धि जैविक नियमों के अनुसार होती है, ये कथन जो है हरलोक ने दिया था। फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, अगर हमने इस हरलोक को पढ़ा है तो हम इसका आंसर दे पाएंगे। अगर हमने हरलोक को नहीं पढ़ा है, उसके थॉट्स को, तो शायद इसका आंसर हम ना कर पाए। क्वेश्चन नंबर 5 इज, देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। 2 स्टेटमेंट जो हमें दे रखी है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, द सोशल स्टडीज कैरी ए नॉर्मेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट एंड वाइडन द पॉपुलर बेस फॉर ह्यूमन वैल्यूज, नेमली फ्रीडम, ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। सोशल स्टडीज की डेफिनेशन दे रखी है, और सेकंड स्टेटमेंट जो है उसमें सोशल साइंस की और डेफिनेशन दे रखी है। देखिए, कहीं ना कहीं दोनों की दोनों जो डेफिनेशन है वो इसमें गलत दे रखी है। सो इसका आंसर होगा फोर्थ। बोथ स्टेटमेंट्स आर फोल्स। क्वेश्चन नंबर 6 इज, भाषा का वह स्वरूप जिसका व्यवहार साधारण जनता समूहों या घरों में करती है, उसे क्या कहते हैं। देखिए, जो नॉर्मल जनता है, जो आम लोग हैं, वो अपने समूह में या फिर अपने घर में जो वो जिस बोली का या फिर जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। देखिए, उसको हम बोली बोलते हैं। जिस तरीके से हम मान लीजिए हम हरियाणा में रहते हैं, तो हम अपने घर में हरियाणवी ही डायलेक्ट को यूज करेंगे। पहली बात, हरियाणवी कोई भाषा नहीं है, वो एक बोली है। सो घर में बोलचाल में प्रयोग की जाने वाली जो भी वर्ड्स हैं, जो भी सेंटेंसेस है, या फिर जो भी बोली या भाषा है, उसको बताना था। तो इसका आंसर होगा सेकंड, बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उस शोध का नाम बताइए जो वर्णनात्मक है और इसमें वर्तमान में होने वाली घटनाओं, स्थितियों, परिस्थितियों या स्थितियों का वर्णन और व्याख्या करना शामिल है। देखिए, हमें एक ऐसे एक्सपेरिमेंट को बताना है जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि एक्सप्लेन करना इजी है, यानी कि जिसमें बच्चे की बिहेवियर को, बच्चे की एक्टिविटीज को, जो बच्चा स्कूल में एक्टिविटी करता है, जो बच्चा स्कूल में जो सीखता है एकेडमिकली, या फिर जो स्पोर्ट्स के पीरियड में जो बच्चा सीखता है, उसको हम एक्सप्लेन कर सकें, उस एक्सपेरिमेंट का नाम बताना है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, केस अध्ययन, यानी कि केस स्टडी। देखिए, प्रश्नावली होती है, क्वेश्चन, उसमें हम बच्चे से क्वेश्चन फिल करवाते हैं। सो ये जो क्वेश्चन पूछा है उसका उद्देश्य नहीं हो सकता, क्वेश्चन इसका आंसर नहीं हो सकता। सर्वेक्षण होता है, सर्वे करना किसी चीज का। और फोर्थ ऑप्शन इज पोर्टफोलियो। सो इसका आंसर होगा फर्स्ट, केस स्टडी। क्वेश्चन नंबर 8 इज, इन विच टाइप ऑफ मेथड रोट मेमोरी इज बीइंग इनकरेज्ड अमंग द स्टूडेंट्स एज ए रिजल्ट ऑफ विच दे डू नॉट बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट। देखिए, इनमें से किस मेथड में जो है रोट मेमोरी यानी कि रट्टा मारने की प्रक्रिया को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जाता है, और रट्टा मारने की प्रक्रिया के कारण जो बच्चा कहीं ना कहीं सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं बन पाता। सो कौन सा मेथड है वो। फर्स्ट ऑप्शन इज डिडक्टिव अप्रोच, सेकंड इज प्रोसेस मेथड, थर्ड इज डायरेक्ट एक्सपीरियंस अप्रोच, फोर्थ इज इंडक्टिव अप्रोच। देखिए, डायरेक्ट एक्सपीरियंस जो अप्रोच होता है, उसमें बच्चा इन हैंड एक्सपीरियंस करता है, बच्चा खुद चीजों को कंस्ट्रक्ट करके सीखता है। इंडक्टिव अप्रोच होता है जो कि हम अर्ली क्लासेस में बच्चों को सिखाते हैं, यानी कि एग्जाम्पल से रूल की तरफ, यानी कि नोन टू अननोन की तरफ। सो इसका आंसर होगा फर्स्ट, डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच जो है कहीं ना कहीं रोट लर्निंग से ही रिलेटेड है, वो लेक्चर बेस्ड टेक्निक से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, क्योंकि डिडक्टिव मेथड ही हम बच्चों को जो है
बड़ी क्लासेस में सिखाते हैं उसमें हम सीधा रूल बताएंगे और रूल से जो है एग्जाम्पल की तरफ आएंगे। सो ये रूट मेमोरी को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिर से दो स्टेटमेंट दे रखी हैं, बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉमनली अंडरस्टूड एज एवरेज, अर्थमेटिक एवरेज। देखिए जो मोड होता है किसी डिस्ट्रीब्यूशन में उसको हम एवरेज बोलते हैं। देखिए ये सही नहीं है पहली स्टेटमेंट, क्योंकि मान लीजिए हमने कोई सेट लिया है, उसमें नंबर्स हैं 1 2 2 3 2 4। अगर मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन का, इस सेट का अगर मैं मोड निकालना है, तो मोड निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। सो ये 2 जो है वो 3 बार रिपीट हुआ है, सो इसका मोड होगा 2। यानी कि 2 जो है वो कोई अर्थमेटिक एवरेज नहीं है इस सेट का। 2 एक वो संख्या है जो कि सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है, सो उसको हम मोड बोलेंगे। सो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है कि मोड जो अर्थमेटिक एवरेज होता है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। इन मीडियन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाफ ऑफ द वैल्यू लाइज बिलो एंड अबव द मिड पॉइंट। देखिए मीडियन वही है कि एवरेज वैल्यू होती है, फिर मिड पॉइंट होता है। सो ये करेक्ट है। सो इसका आंसर होगा फर्स्ट, ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 10 is name the structure of science that follows the law of parsimony open to interpretation and verification। इनमें से कौन सा साइंस का ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि लॉ ऑफ parsimony ओपन टू इंटरप्रिटेशन और वेरिफिकेशन को कहीं ना कहीं फॉलो करता है। सो देखिए इसका आंसर है बेसिक सिंपली थ्योरी, क्योंकि थ्योरी में हम वेरिफिकेशन भी करते हैं। एक बार हमने जो थ्योरी दे दी उसके बाद हम उसको वेरीफाई करके भी देखेंगे कि ये थ्योरी सही है या नहीं है। सो इसका आंसर होगा फर्स्ट, थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 11 इज mention the stage that is characterized by development of language and rapid conceptual development। देखिए सबसे ज्यादा लैंग्वेज डेवलपमेंट अगर किसी स्टेज में होती है तो वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है। सो इसका आंसर होगा सेकंड, प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 13 इज dash validity requires the curriculum promotes the value of honesty, objectivity, cooperation, freedom from fear and prejudice, and develop in a learner a concern of life and preservation of environment। देखिए एक ऐसी वैलिडिटी बतानी है जो कि एक उस तरीके के करिकुलम को प्रमोट करती है जिसमें कि ऑनेस्टी हो, ऑब्जेक्टिविटी हो, यानी कि सभी के जो आंसर है वो डिफरेंट हो एक दूसरे से, सब्जेक्टिविटी उसमें न हो, कोऑपरेशन हो, फ्रीडम फ्रॉम फियर उसके अंदर नहीं होना चाहिए, प्रीजुडाइज जो एक हमारा पहले ही एक नेगेटिव थॉट बन जाता है किसी चीज को लेके, वो उस वैलिडिटी के अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये सारे जो एस्पेक्ट हैं वो किस वैलिडिटी में है? देखिए कहीं ना कहीं ऑनेस्टी और वैल्यूज की बात की गई है, तो इसका आंसर होगा डी, एथिकल वैलिडिटी। क्वेश्चन नंबर 14 इज SUPW की फुल फॉर्म सिंपली बतानी है, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। सोशली यूजफुल एंड प्रोडक्टिव वर्क जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 इज शिक्षक जब अध्यापन कार्य करता है तो वह किस बात का ध्यान रखता है? यानी कि जब टीचर क्लास में टीचिंग करेगा, जब टीचर क्लास में इंस्ट्रक्शन देगा तो वो इनमें से किन चीजों के ऊपर ध्यान रखेगा? फर्स्ट ऑप्शन इज अधिगमकर्ता को अधिक से अधिक समझ, यानी कि जो स्टूडेंट हो उनको जो कंटेंट है टीचर का समझाया हुआ वो अधिक से अधिक मात्रा में समझ में आए। सेकंड ऑप्शन इज कक्षा जल्दी खत्म हो। देखिए ये इसका आंसर नहीं हो सकता कि ये उद्देश्य हो टीचर का पढ़ाने का कि जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर कराए या फिर जल्दी से जल्दी क्लास को खत्म करे, तो ये ऑप्शन गलत है। वही जल्द से जल्द पाठ्यक्रम को खत्म कर सके, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। कक्षा में ज्यादा से ज्यादा पढ़ा सके, देखिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना उद्देश्य नहीं हो सकता। चाहे अगर हम क्लास में कम भी पढ़ाएंगे लेकिन अच्छे तरीके से उसको पढ़ाएं। अगर हमने बच्चे को कम मात्रा में भी पढ़ाया है लेकिन वो उस बच्चे को पूरा का पूरा समझ में आ गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, लर्नर्स को अधिक से अधिक समझ।